हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 करने वाले हैं। ये हमारी यूनिट 3 का मतलब लास्ट चैप्टर है। कौन सा? बैंकिंग। हमने अपनी पिछली वीडियो में कौन सा कवर कर लिया था? चैप्टर मनी। हमने उसके फंक्शंस पढ़े थे, रोल पढ़ा था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, क्या होता है मनी, बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे बैंकिंग क्या होता है। आई होप आप सभी को हमारी पिछली वीडियो समझ आई होगी। और मैंने आपको क्या करा था, एक नई वीडियो बना के दी थी, वो शायद मुझे पहले बनानी थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। हमने उसमें अपना सिलेबस डिस्कशन करा था कि हम कैसे उसे पूरा करेंगे, हमारी कितनी यूनिट्स हैं उसके चैप्टर वाइज। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्या, चैप्टर बैंकिंग। ओके, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स बैंकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बैंकिंग के बारे में कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं। कमर्शियल बैंक आपने मतलब कुछ लोग तो जानते भी होंगे कमर्शियल बैंक होते क्या है। अ कमर्शियल बैंक is that financial institution which accept deposit from people and give loans from the purpose of consumption of investment। अब कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट लेता है, जो अपने यहाँ जमा करता है और उसके बदले क्या देता है, वो लोगों को लोन देता है। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजप्शंस के लिए। इसमें लिखा है जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, किससे? पीपल से, मतलब लोगों से। गिव करता है मतलब लोन देता है, किसके पर्पज से? कंजप्शन के और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ओके, बिसाइड कमर्शियल बैंक्स डीज डेज परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस। जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, और भी अपने कुछ उसके फंक्शंस है वो देते, जैसे उसके देखे जाते हैं। कौन कौन से? ट्रांसफर्स ऑफ फंड, क्रेडिट क्रिएशन, मतलब क्रेडिट क्रिएशन करता है, लोन पहुंचाता है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पैसों का वो बहुत मतलब फंड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसा आपने देखा होगा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जाता है, वही। एंड एजेंसी जॉब, जनरल सर्विसेज और उसके कई सारी जॉब्स होती है, कई सारे एक्सेक्टर एक्सेक्टर कुछ भी काम हो सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट 21 पढ़ते हैं हम। आ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज इफ इट डज नॉट परफॉर्म टू प्राइमरी फंक्शन। उसको क्या करने चाहिए? दो प्राइमरी फंक्शन होने चाहिए। जैसे फर्स्ट, एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स, वो चेकेबल डिपॉजिट उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। सेकंड, मेकिंग एडवांसेस और ऑफरिंग लोन्स, और उसे क्या करना है? लोन को क्या करना है? लोन देना है, उसे लोन को हायर करना है। 10, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। LIC इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। LIC क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट नॉट अ बैंक। वो एक लेकिन बैंक नहीं है। आप सोच लोगे तो क्यों? बिकॉज एज इट ऑफर्स लोन बट डज नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। वो लोन तो आपको देता है लेकिन आपसे वो क्या नहीं कर सकता? चेक जो होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जितने भी डिपॉजिट होते हैं चेकेबल, वो किसी लोगों से एक्सेप्ट नहीं करता। सेकेंड, पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है वो भी क्या है? एक बैंक नहीं है, बिकॉज इवन थ्रू दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। वो पीपल से डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर लेता है बट नॉट ऑफर लोन्स, लेकिन वो लोन्स नहीं देता। आप समझ गए कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बैंक नहीं हो सकता, बिकॉज उसको क्या करने पड़ेंगे? प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं बैंक को, कमर्शियल बैंक होने के, उसको दो निभाने पड़ेंगे। कौन कौन से पढ़े थे हमने? पहला, एक तो लोन देना होता है, दूसरा चेकेबल डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है लोगों से। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा एक टॉपिक आता है, कौन सा? प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब आपने देखा होगा कि जी मनी होता है, मनी क्रिएशन, जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये पैसे कैसे कमाते हैं? हमने तो वहाँ पैसे डिपॉजिट कर दिया, उन्होंने लोन दे दिया। अभी लोग पैसा कैसे कमाते होंगे, हम इसी टॉपिक में वो समझेंगे कैसे करते हैं। कुछ टर्म से पहले हम वो पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन को कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स है वो जान लेते हैं, फिर हम उसके बारे में जानेंगे कैसे करता है क्रिएशन। सबसे पहला, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। जो बैंक हो है, जैसे मैं हो गया, मैंने कुछ डिपॉजिट करा वहाँ जाके बैंक में, तो वो क्या हो गया? लोगों से मतलब बैंक ने क्या कर लिया? डिपॉजिट ले लिया। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। सबसे पहली टर्म आ गई हमारी, हम उसे क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी डिपॉजिट। जो भी बैंक में पैसा जमा होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है। सेकंड, अब सेकंड क्या होता है? बैंक्स लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। अब जो बैंक होता है, जो इनकी लोन देने की मतलब वो होती है कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है उनके कैश रिजर्व से।
वो जो जितना वो कैश रिजर्व रखते हैं अपने पास उससे ज़्यादा का तो लैंड कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, लोन दे देते हैं। थर्ड, मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ द बोरोअर्स। अब इसका मतलब जो बैंक है ये लोन देता तो है लेकिन इस कैश की फॉर्म में नहीं देता। जो भी उधार लेने वाला व्यक्ति है उसके यहाँ उसके अकाउंट में एक लोन अकाउंट बनता है, उसके नाम पे क्रेडिट एंट्री होती है, उधार की एंट्री कि उसने क्या लिया, एक लोन लिया है। जैसे मैं यूँ मैंने एक लोन लिया तो वो मुझे कोई सीधा कैश नहीं दे देंगे, मेरे नाम पे एक लोन अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्रेडिट एंट्री करेंगे उधार की कि मैंने इतने का लोन लिया है। दिस क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। इन्हीं क्रेडिट एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ये हमारी सेकेंड टर्म थी। अब द बोरोअर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स इन देयर अकाउंट्स, द चेक्स सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। अब इसे हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे मैं हूँ, अब मुझे लोन तो मिल गया, अब मुझे किसी का जैसे पैसा मतलब पैसे चुकाने, किसी के पैसे चुकाने हैं तो मैं क्या करूँगा, उसे एक चेक दूंगा तो वो क्या करेगा, उस चेक को जमा करेगा बैंक में जाके, तो वो मेरे लोन अकाउंट से क्या हो जाएंगे, पैसे रिड्यूस हो जाएंगे। इसी को बोलेंगे कि जो बोरोअर से एक चेक इशू करता है किसके थ्रू, एक क्रेडिट लोन के थ्रू अगेंस्ट में। ओके, जैसे मैंने क्या करा, चेक इशू कर दिया, अब उसने क्या करा, मेरे बैंक में जमा करा अपने किसी बैंक में और उसने वो मनी क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। इसी को हम बोलते हैं और वही क्या होगा, चेक क्या इशू होगा, वो मनी के रूप में इशू होगा। अब उस पर तो पैसा आ गया, अब वो पूरी दूसरी इकोनॉमी में घुमाएगा, किसी और को देगा। ऐसे हमारे जो ये चेकेबल अमाउंट था वो क्या होगा, एक मनी की तरह पूरी इकोनॉमी में घूमता रहेगा। फिफ्थ, और जो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। अब जो हम प्राइमरी डिपॉजिट जो हम बैंक में पैसा जमा हो रहा था, सेकेंडरी जो क्रेडिट एंट्रीज थी वो, उन दोनों को अगर हम मिला दे तो हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पीपल इन द कमर्शियल बैंक। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स को एक साथ मिला दे तो क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, डीडी। ठीक है, समझ गए आप, जो किसके पास होते हैं, पीपल के पास, जो कहाँ पे होती हैं, कमर्शियल बैंक्स में। आगे देखते हैं। सिक्स, टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब जो टोटल डिपॉजिट होता है कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है इनके कैश रिजर्व से भी ज़्यादा। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, बिकॉज द कमर्शियल बैंक नो बाय वे ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, उनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कि डेट ऑल द डिपॉजिट्स वुड नॉट सोन अप इन द बैंक विद ऑल देयर डिपॉजिट बाय वे ऑफ कैश। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 लोगों ने, जैसे आपने देखो कि कितने डिपॉजिट्स होते हैं बैंक पर रोज, जैसे 100 लोगों ने डिपॉजिट करा, ऐसा तो नहीं कि अगले दिन वो 100 के 100 लोग आ जाएंगे कि आप हमने जितना भी हमारा पैसा जमा करा है कि आप हमें वापस हमारा पैसा दे दे। ये बहुत पैसे उनका एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं होता। इसलिए इन्होंने एक वो निकाला कि इफ एक्सपीरियंस सो दैट विड्रॉन्स आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब जितना भी डिमांड डिपॉजिट उनका इकट्ठा होता है उसका वो 10% ही लोग क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ये इनका एक्सपीरियंस था। द बैंक्स नीड टू कीप ओनली 10% ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। इसलिए सारे बैंक क्या करते हैं, जितना भी डिमांड डिपॉजिट होता है उसका 10% क्या कर लेते हैं, अपना कैश रिजर्व कर लेते हैं। एट्थ, ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल। अब जितने भी डिमांड डिपॉजिट हैं हमारे जो लोगों के द्वारा इकट्ठे करे गए सर्व एज, ये मनी सप्लाई में सर्व होता है किसके लिए, लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल। अब ये भी एक मनी सर्कुलेट होता रहेगा, डिमांड डिपॉजिट हमारा क्या, इकोनॉमी में मनी सप्लाई के रूप में। 9, डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। अब जो डिमांड डिपॉजिट है सर्व हो रहा है किसकी तरह, मनी सप्लाई में, हमारी इकोनॉमी में, से हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बैंक मनी। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स। ये क्योंकि जो पैसा होता है किसके द्वारा क्रिएट करा गया होता है, बैंक के द्वारा। बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स इशूड बाय द बैंक्स टू द होल्डर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब ये कैश के फॉर्म में नहीं, जो ये बैंक जो भी होल्डर होता है उसके लिए एक चेक इशू करता है, उसके फॉर्म में होता है, चेकेबल इशू के रूप में क्या होता है, सर्कुलेट होता है हमारी इकोनॉमी में। चलिए अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मनी क्रिएशन। अब ये मनी क्रिएशन होता कैसे है, सबसे पहले जानते हैं हम एक डायग्राम से जानते हैं, मैं आपको अलग ही बता देता हूँ।
चलिए, टॉपिक क्या है हमारा, मनी क्रिएशन, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, अब जितना भी हमारा मनी क्रिएशन हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन होता है, हम उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसके पहले हमें दो एजम्पशन मानने पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट एजम्पशन क्या है हमारा, एजम्पशन सबसे पहला, कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी में एक ही बैंक है। जितने भी हमारे मतलब कई तरीके के बैंक्स होते हैं, ये बैंक, एसबीआई, आरबीआई, लेकिन हमें एक ही बैंक मानना है। ठीक है, हम अपनी इकोनॉमी में क्या मान लेते हैं, एक ही बैंक। सेकंड सेकंड एजम्पशन हमें क्या मानना है, ये क्या है, सॉरी, वन यूनिट, हमें एक वन यूनिट माननी है। सेकंड आपको क्या मानना है कि जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही है किसके रूप में हो रही हैं, किस टाइप में हो रही है, चेक्स के टाइप में हो रही है। किसके टाइप में, चेक्स के टाइप्स में। जितने भी हमारी रिसिप्ट्स हैं या जितने भी हमारा प्रॉफिट है वो किसके टाइप में हो रहा है, चेक्स के टाइप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम इसे टेबल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले मैं कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ, राउंड, फिर बना लेता हूँ मैं इनिशियल डिपॉजिट, फिर बना लेता हूँ लोन, फिर मैं बना लेता हूँ एल आर आर। एल आर हम कितना ले लेंगे, 20%, मतलब 0.2। ठीक है, ये हमारे चार कॉलम हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते कि एक व्यक्ति है, कौन, ए। ए ने क्या करा, सबसे पहले बैंक में जाके इनिशियल डिपॉजिट करा। हम एज्यूम कर लेते हैं कितने डिपॉजिट करा है उसने, 1000 रुपीज। ठीक है, अब हमारे बैंक ने क्या बोला है कि आपको 20% का अपने पास क्या रखना है, लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। आपका कितना है, 20%, मतलब 0.2। अब 1000 में रुपीज में से वो क्या करेंगे, इसका 20% रख लेंगे। 20% कितना होगा इसका, 200। और लोन में वो कितना दे देंगे अब, 800। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ, 1000 का, और उन्होंने बैंक वालों ने क्या करा, 20% अपने पास सेव करके रख लिया, कितना, 200, और लोन पे कितना दे दिया, 800। अब हमने ये माना था ना एक ही यूनिट है हमारी बैंक में, रिसिप्ट कितनी जितनी भी होंगी बैंक के थ्रू होंगी। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास जो लोन पे दिया है, जिसने, जैसे मैं हूं, अब मुझे लोन पे 800 रुपये मिल गए, अब वो भी मैं कहीं ना कहीं जमा करूंगा, वो भी क्या जमा करेगा, बैंक में जाके। ये फर्स्ट राउंड था। सेकेंड राउंड में यही 800 क्या हो जाएंगे, इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका इनिशियल डिपॉजिट बन गया 800। अब इसका 20% कितना होगा, 20% अगर हम निकालेंगे कितना होगा, 160। ठीक है, 160 हो गया। अब लोन पे हम कितना दे देंगे, 640। अब आपने देखा होगा कि जी हमारा लोन था, ये सेकंड राउंड में आके क्या बन गया, इनिशियल डिपॉजिट 800। ओके, एंड लोन पे हमने कितना दे दिया, 640, और बैंक ने अपने पास कितना रख लिया अपना, 160। अब जी लोन पे हमने दिया था ये 640, आके दोबारा इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा थर्ड राउंड में 640। अब 20% इसका भी निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, 128 इसका अराउंड ही होगा। एंड इसका लोन कितना मिलेगा, 512। अब थर्ड राउंड कंप्लीट हमारा। अब फोर्थ राउंड में ये इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा हमारा 512। अब इसका 20% कितना निकलेगा हमारा, 102। और लोन पे कितना दे देंगे हम अब इसका 80%, 410। ठीक है, अब फिफ्थ राउंड। अब ऐसे ही क्या चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा।
अब ये प्रोसेस आपका कब तक चलता रहेगा, ये तो मैंने अभी ऐसे कैलकुलेट नहीं करा ये, लेकिन क्योंकि टेबल चलती रहेगी आ गई, हमें क्योंकि आंसर निकालना है। इनिशियल डिपॉजिट जब तक आपका 1000 रुपये है, वो आपका रिजर्व जो बैंक है अपने पास इतना रिजर्व ना कर ले कि जितना हमारी इनिशियल डिपॉजिट है आपका उतना ही रिजर्व ना हो जाए। बैंक अपने पास क्या कर लेगा, 1000 रुपीज़ का अपने पास क्या कर लेगा, रिजर्व रख लेगा, जब तक उनका रिजर्व नहीं आ जाता, जब तक कि प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसे ही जो इनिशियल डिपॉजिट होगा इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 5000, और लोन पे आप कितने रुपीस दे चुके होगे, 4000। अब आप कहोगे सर आपने तो कैसे कैलकुलेट कर लिया। अब ये इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। हमने पढ़ा था मल्टीप्लायर, ये फॉर्मूला है, इसका क्या है, 1/L/R। हमारा लीगल रिजर्व रेशियो कितना था, 20%, मतलब 1/0.2, इसके कैलकुलेट करेंगे 5 टाइम्स, मतलब अब जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ था मल्टीप्लायर कितना हो गया, 5 टाइम्स, मतलब इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स कितना होगा, आप इसे निकालोगे, वो भी एक बार देखते हैं। टोटल डिपॉजिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इनिशियल डिपॉजिट कितना था हमारा 1000, मल्टीप्लायर कितना है 5, कितना निकल के आ गया 5000। इसलिए मुझे पता था कि अगर हम इनिशियल डिपॉजिट 1000 का कर रहे हैं तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना होगा 5000, ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंड इनिशियल डिपॉजिट हमें पता है LRR जब तक हमारा 1000 नहीं हो जाएगा, ये भी आपको पता चलेगा। इन दोनों का डिफरेंस लोन, ठीक है, आपको एक टेबल समझ आ गई होगी। अब आप कहोगे मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आप मल्टीप्लायर और इस फॉर्मूले से, और अगर आपको खाली टोटल डिपॉजिट पता है तो आप इनिशियल डिपॉजिट अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल डिपॉजिट निकाल सकते हो, ठीक है। एक आपका होमवर्क है, आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका इनिशियल डिपॉजिट है 4000, ठीक है, और आपका LRR कितना है 10%, या आप इसे 0.10 भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिपॉजिट। आप इसको क्या बताना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप इसे, बिकॉज आपके एमसीक्यू में कभी भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि आपका टोटल डिपॉजिट कितना, आपको LRR पता है और इनिशियल डिपॉजिट पता है, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आपको होगा हम इसे पेपर में कैसे लिखेंगे सर, अब मैं इसको आपको एक फॉर्म बता देता हूँ, इसे पेपर में कैसे आपको इसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, दिस इज प्रोसेस इज बेस्ड ऑन 2 assumption एंड कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ देम। हमें 2 assumption मानने होंगे। सबसे पहला, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज वन यूनिट एंड इज टर्म एज बैंक। हमको अपनी पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक मानना होगा, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। सेकंड, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं या पेमेंट्स हैं वो किसके रूट में हो रही हैं, बैंक्स के थ्रू हो रही हैं। जैसे एग्जांपल, पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड रिसिप्ट्स आर डिपॉजिट इन दी बैंक्स। जितनी भी रिसिप्ट्स है वो क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है बैंक्स में, और जितने भी वो हमारे क्या डिपॉजिट्स हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, चेक्स के थ्रू। ओके, समझ गए आप। नेक्स्ट, आपने इतना लिख दिया पेपर में, चलिए समझते हैं हम एग्जाम्पल एक। इसे आप पेपर में लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज। लेट एज्यूम डेट LRR, जो हमारा लीगल रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट है, कितना है हमारा लीगल रिजर्व रेशियो 20%, ठीक है। सबसे पहले ए डिपॉजिट 1000 विद द बैंक, ए का इनिशियल डिपॉजिट कितना था हमने पढ़ा था 1000 रुपीज़। द मनी डिपॉजिट बाय ए विल बी द इनिशियल डिपॉजिट, जो भी ए के द्वारा डिपॉजिट करा गया है हम इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल डिपॉजिट बोलेंगे। दिस मीन्स दैट द बैंक्स कैन कीप ओनली 220% ऑफ 2000, सॉरी यहाँ 1000 आना था, ठीक है। जो बैंक है वो क्या करेगा, 1000 रुपीज़ का 20% कर लेगा, मतलब 800
वो क्या वो सॉरी 200 रख लेगा अपने पास और 800 का दे देगा लोन पे। कैश रिजर्व एस कैन लैंड द रिमेनिंग 800 और रिमेनिंग 800 को क्या कर देगा वो लैंड कर देगा मतलब लोन पे दे देगा। इन केस द बैंक लैंड 800 बोरर बी, अब इन केस जैसे उसने 800 रुपये दे तो दिए, लेकिन जो बी को जिसको दिए थे मतलब उधार करता है जो भी उधार वाला है मतलब जिसने भी उधार लिया है बी, द अमाउंट विल नॉट बी गिव इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश के फॉर्म में तो गया नहीं है, किसकी फॉर्म में गया, इंस्टीड द बैंक विल ओपन एज अकाउंट अंडर द नेम ऑफ बी, फिर एक अकाउंट बनेगा किसका नेम बी का, और जो अमाउंट है वो क्रेडिट टू हिज अकाउंट द मनी स्पेंड बाय बी, और जो बी अमाउंट खर्च करेगा वो कहाँ पे चला जाएगा आपके बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट ऑफ हैव रिसीव द पेमेंट, दिस विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक 800। यही प्रोसेस चलता आएगा 800, फिर इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा, फिर उसका 20%, फिर उसका लोन निकालेंगे, जितना लोन दिया होगा फिर उसको दोबारा इनिशियल डिपॉजिट, यही आपका थ्योरी में लिखा हुआ है, आपको पेपर में एज इट इज लिखना है, ठीक है। फिर आपको एक टेबल बनानी है, हियर इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो हमने थ्योरी में भी पढ़ा हम उसको अब किस में दर्शा रहे हैं अपने एक टेबुलर फॉर्म में, कि राउंड ए में ए ने क्या करा 1000 डिपॉजिट करा, फिर 800 उसका जो था लोन पे दे दिया, 200 क्या हो गया रिजर्व हो गया, 800 फिर दोबारा इनिशियल डिपॉजिट बन गया, फिर उसका क्या करा रिजर्व, फिर लोन, फिर इनिशियल डिपॉजिट बना, फिर उसका रिजर्व, फिर लोन, फिर उसका दोबारा इनिशियल डिपॉजिट बना, फिर उसका रिजर्व, फिर लोन, ऐसे ही प्रोसेस चलता आया। ये तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है पेपर में। फिर आपका इनिशियल डिपॉजिट क्या था वो 5 टाइम्स बन चुका था, इनिशियल डिपॉजिट आपका क्या बन चुका था यहाँ पे 1000 रुपीज़, क्या जब तक आपका रिजर्व 1000 रुपीज़ नहीं हो गया था। ये टेबल बना लिया आपने, ठीक है, यहीं तक आपको, और लास्ट में आपको क्या लाइन लिखनी है ये वाली, द इनिशियल रिजर्व ऑफ 800 लैंड द क्रेडिट क्रिएशन कितना बन चुका था 4000 एंड द इनिशियल डिपॉजिट कितना हो गया था 1000 से टोटल प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 5000, हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000 जिसे हमने मल्टीप्लाई करके 5 गुना कितना हो गया था 5000 रुपीज़, ठीक है। ये आपको लास्ट लाइन लिखनी है, इसका मतलब इट मीन्स दैट टोटल डिपॉजिट इन द बैंक साइज बिकम 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट विच इज द मनी मल्टीप्लायर। ये आपको इतना पेपर में लिख के आना है, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे इससे, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है जिससे आप जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो आप इससे समझ सकते हो। डिपॉजिटर 100 रुपीज़, फिर 20% इसका रिजर्व हो गया, फिर यही चला है बोर्डर्स को, फिर ये आगे चलता है। ये आपका एक डायग्राम था। चलिए अब हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, किसके, कमर्शियल बैंक के, सबसे सॉरी सेंट्रल बैंक के। हमने कमर्शियल बैंक तो पढ़ लिया, अब हम किसके पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक पे क्या है, अथॉरिटी है हमारी, जितने भी मतलब नोट्स इशू होते हैं, हमारी जितने मनी इशू होता है, करेंसी अथॉरिटी है कि वो इतने नोट्स इशू करे, सप्लाई मनी की इतनी करे, उस पर क्या है पूरी अथॉरिटी है। सेकंड बैंक का टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का भी क्या है एक बैंकर है, वो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें समय समय पे बताना, उस मतलब कुछ भी पॉलिसीज़ बनाते हैं वो गवर्नमेंट अपनी, तो उसे गाइड करना कि आप ये कैसे बनाएं, कैसे कंट्रोल होगा। थर्ड बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, वो बैंकर्स का भी बैंक है, मतलब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका भी एक बैंक है, और सुपरवाइजर उन्हें गाइड करता है सही सही समय पे कि आपको अभी ये करना है, अगर आप इससे गलत हो रहा है तो उन्हें समझाता है कि आपको अभी ये नहीं करना है। फोर्थ कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, और वो उस मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। फिफ्थ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है, मतलब उसे संभाल के रखता है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सबसे पहला हमारा क्या है, बैंक्स ऑफ इशूइंग नोट्स। अब जो बैंक्स नोट इशू करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट्स, दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक है हमारा कंट्री का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, उसको एक मोनोपोली राइट होता है किसके लिए, इशूइंग नोट्स को। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, करेंसी अथॉरिटी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो नोट इशू करता है सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ याद आती है, एक पॉइंट है, मैं इसमें नोट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। जो 1 रुपये का नोट होता है, मतलब 1 रुपीज़ का जो नोट होता है, जितने भी कॉइन्स होते हैं, कौन इशू करता है, आरबीआई नहीं करता, इन पे इसका वो राइट नहीं है। इसका राइट किस पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। वो क्या इशू करते हैं, हमारे 1 रुपीज़ का नोट और जितने भी हमारे कॉइन्स होते हैं, ठीक है। समझ गए आप कि जो 1 रुपीज़ का नोट है और जो कॉइन्स है वो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक। सेकंड क्या था हमारा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब ये क्या है, बैंकर्स का भी क्या है, जो गवर्नमेंट है उसका भी बैंक है,
जैसे सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये तीन तीन काम करता है उनके। जैसे उनका बैंक भी है, ठीक है, एजेंट भी है और उनका फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, किसका, गवर्नमेंट का। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं मैनेज करता है फाइनेंशियल से रिलेटेड। सेकंड, एज अ एजेंट, एजेंट के रूप में देखा जाए तो गवर्नमेंट है, इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटी बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटी क्या करता है, सेल करता है और परचेज करता है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सेकंड, एज एन एडवाइजर, एडवाइजर के रूप में वो क्या करता है, टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स पॉलिसी टू रेगुलेट द मनीज मार्केट, उनके लिए पॉलिसीज बताता है कैसे बनानी है, बनाता है, मतलब उनकी जो भी सप्लाई होती है कि वो कैसे ठीक हो सके। क्रेडिट मतलब कुछ कई सारी पॉलिसीज होती हैं जो बैंक्स उन्हें बना के देता है, कौन सा, कौन, आरबीआई, हमारा गवर्नमेंट को, ठीक है, उनसे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा मदद होती है। थर्ड, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब वो बैंकर्स का भी बैंक है, जैसे हमारा बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक का भी तो कोई बैंक होगा, कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, और वो सुपरवाइजरी रोल भी निभाता है। जैसे एज अ बैंकर्स बैंक इट इज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद द अदर बैंक्स इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर, जैसे हमारा रिलेशन है बैंक के साथ, हम उसके कस्टमर, तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक का कस्टमर कौन है, कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहला कुछ ऑब्जर्वेशन है, द सेंट्रल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, किससे, कमर्शियल बैंक से, एंड ऑफर्स दैम लोन, और उन्हें क्या देता है, लोन ऑफर करता है, उन्हें भी किसकी नीड होती है, कमर्शियल बैंक्स को लोन की नीड होती है। सेकंड, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, और क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी देता है उन्हें, जैसे टू द कमर्शियल बैंक इट इज अ चेक क्लियरिटी फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंटर टू ऑल द बैंक। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ए और बी है, ए ने क्या करा, एक दूसरे को चेक दे दिया एसबीआई बैंक का कि आप मेरे खाते से क्या करना, पैसे निकाल लेना। अब उसके एरिया में तो वहाँ पे एसबीआई का बैंक नहीं है, लेकिन उसने क्या करा, दूसरे बैंक में गया, वहाँ पे चेक डिपॉजिट करा और वहाँ से पैसा निकाल लिया। इसी हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ की, दूसरे बैंक का चेक दूसरे बैंक में लागू करके उनके पैसे निकाल लिए, इसी को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी बोलते हैं। थर्ड, इट इज एन सुपरवाइजरी रोल, अगर सुपरवाइजरी रोल देखा जाए वो क्या करता है, द सेंट्रल बैंक एंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक सो कंप्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव्स पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू सीआरआर और एसएलआर। जो सीआरआर और एसएलआर होता है मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, हम इनका आगे डिटेल में पढ़ेंगे होते क्या हैं, लेकिन अभी इसमें यही बताया गया है कि वो इन्हें भी बताता है कि इन्हें वो देखता है कि ये सही से फ्रेम कर रहे नहीं कर रहे, अच्छे से इसे लागू मतलब अपने ऊपर लागू कर रहे नहीं कर रहे, जो हमारा परसेंटेज है उसे कैश रिजर्व रेशियो बना के रख रहे हैं नहीं रख रहे। सीआरआर एसएलआर एज वैन रिक्वायर्ड, जब भी उनका अगर लोगों को पैसे की जरूरत है तो उन्हें सही समय पे इनका डिपॉजिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। इट एंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक सो कंप्लेंट्स टू दिस चेंजेस सो दैट डिजायर टारगेट्स आर अचीव, उसके वजह से क्या होता है, डिजायर टारगेट्स उनके क्या होते हैं, अचीव हो जाते हैं। फोर्थ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, मतलब अब जितने भी कमर्शियल बैंक है उनकी लास्ट रिजॉर्ट क्या बचते हैं, उनकी लास्ट उम्मीद क्या बचती है, कमर्शियल बैंक। जैसे इट मीन्स जो कमर्शियल बैंक अगर फेल होता है, अब वो ना असक्षम होता है किसमें, अपनी फाइनेंशियल एकोमोडेशन को पूरा करने में, कहीं भी क्या किसी भी चीज़ में, तो उनकी एक इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट, एक लास्ट उम्मीद मतलब एक आखिरी उम्मीद के रूप में किसको अप्रोच करते हैं, सेंट्रल बैंक को मतलब आरबीआई को। सेंट्रल बैंक इज एन सिचुएशन इमरजेंसी, द सेंट्रल बैंक एंश्योर्स, वो क्या करता है, फर्स्ट दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफरिंग एनी सेटबैक एंड दैट मनी मार्केट रिमेन्स स्टेबल, और वो मनी मार्केट स्टेबल रह सके और किसी कमर्शियल बैंक को सेटबैक मतलब उसे बुरा ना लगे, उनके सारे काम हो जाए। वो किसका काम है ध्यान देने का, हमारा आरबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक का। अब फिफ्थ क्या है हमारा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये एफ आएगा यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज। अब वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी है, मतलब सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉर रीजन्स फॉरेन exchange preserves. It also experience many floating to ensure stability of exchange rate in the international money market. Manage floating पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सेंट्रल बैंक है किसका कस्टोडियन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, मतलब जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है वो अपने पास क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है, मतलब अपने पास रखता है, उसको बढ़ाने में घटाने में वही सारी चीज़ें देखता है, उसे हमें बढ़ाना कैसे है। अब ये इसके कई सारे एक्सपीरियंस करता है, कई सारी फ्लोटिंग्स होती हैं, जैसे इंश्योर करता है स्टेबिलिटी, एक्सचेंज जितनी भी आज उसकी स्टेबिलिटी बनी रह सके। अब ये मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग रिफर्स टू द सेल एट परचेस ऑफ ओरिजिन एक्सचेंज विद द व्यू टू अचीविंग अ स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी।
अब सेल परचेज करना किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, किसने, मार्केट में, वो इसका ही ध्यान रखना होता है किसको भी, सेंट्रल बैंक को, हमारा जो आरबीआई है। 6 क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी होता है, जैसे सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। हमने भी पिछले एक एग्जांपल लिया था एपी का, वो जो चेक्स का था, वो भी इसमें लागू होता है कि लेट अस टेक एग्जांपल, सपोजिंग बैंक रिसीव अ चेक रुपीज 10,000 ड्रॉन द बैंक डी एंड बैंक बी रिसीव अ चेक फ्रॉम रुपीज 15,000 ड्रॉन ऑफ बैंक है। बोथ बैंक ए एंड बी हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। इनके दोनों के अकाउंट्स किसमें, सेंट्रल बैंक पे। द checks of both of the bank are cleared through their account with the central bank will stop is how the central bank acts as a clearing house to avoid transfer of cash between the banks and reduce reducement of cash। वही इसमें लिखा है जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, वो इसमें वो थ्योरी में एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। सेवंथ, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये किसको कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जैसे दी प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन है वो सेंट्रल बैंक का है क्या, कि इट्स कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। जो हमारी लोन देने की सप्लाई, मतलब सप्लाई ऑफ क्रेडिट है, जो लोन देने की हमारी क्षमता को क्या करता है, दस इन द इकोनॉमी इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी, रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब मनी जो सारा जो क्रिएशन कर रहा है कौन, कमर्शियल बैंक, उनको निगरानी रखता है उन पे। दो सेंट्रल बैंक्स नीड्स टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्हें नीड की को कंट्रोल करें किसको, हमारी सप्लाई ऑफ मनी को, टू कॉप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जब भी महंगाई आती है या हमारी मतलब डिफ्लेशन होता है, हमारा सस्ती मतलब मंदी चल रही होती है, तो क्या करता है सेंट्रल बैंक इन सिचुएशंस को क्या करता है, दूर करता है। एक स्टेबल सिचुएशन बनाने की पड़ती है उन्हें। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन होती है मतलब महंगाई होती है, तो क्या करता है, द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस, वो मनी को कम कर देता है, उसकी सप्लाई को रिड्यूस करता है। उसकी वजह से क्या होती है, ये सॉल्व हो जाती है किसकी सिचुएशन, इन्फ्लेशन की। अगर डिफ्लेक्शन हो मतलब डिफ्लेशन हो, तो मतलब मंदी हो, तो वो क्या करता है, मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब ये सब कई सारे उसके फंक्शंस, मतलब कई सारे रेट्स, कुछ मतलब क्वांटिटिव होते हैं, जैसे जानेंगे हम अभी। उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के वर्सेस मतलब इनके बीच में एक डिफरेंस जान लेते हैं क्या क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कई सारे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और जनरेटिंग ग्रांटिंग लॉस। अब ये किसके, इनका मोटिव क्या होता है, अर्निंग करने का, मतलब इनका मोटिव क्या हो गया, मेन अर्निंग करना। अब सेंट्रल बैंक का क्या होता है, एक एपेक्स बॉडी है, मतलब एपेक्स बॉडी, एपेक्स का मीन्स क्या होता है, एक ऐसा बैंक जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता हो, जिसकी सब बात मानते हो, ऐसा बैंक हो गया। इसका कंट्रोल क्या होता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है हमारे कंट्री बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। ओनरशिप के बारे में जान लेते हैं। कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं इसके कौन ओन करता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, और हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है, ठीक है। और जो सेंट्रल बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक यूजुअली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। स्टेटस क्या है इनका, कमर्शियल बैंक इज जस्ट अ यूनिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर डस ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक एक हमारी कंट्री की एक बैंक की यूनिट है जो किसके द्वारा ऑपरेट करी जाती है, हमारी आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन इज द मनी मार्केट। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मतलब खुद का बनाया हुआ है, ये खुद ही अपने आप को रेगुलेट करता है, खुद ही अपने आप को चलाता है, ठीक है। अब इशू ऑफ करेंसी, कमर्शियल बैंक डज नॉट हैव द पावर टू इशू करेंसी। कमर्शियल बैंक के पास नहीं होता, कभी आप मतलब आप शायद पेपर में लिख दो, नहीं, किसके पास हक होता है ये इशू ऑफ करेंसी का, द सेंट्रल बैंक हैज़ अ सोल मोनोपोली इशू ऑफ करेंसी। खाली उसी के पास हक है, किसका, वो हमारी इस वो मतलब नोट से हो गए, जितनी भी हमारी मतलब इशूज़ हो, मतलब नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, सबको क्या कर सकता है, इशू कर सकता है हमारी करेंसी को। ऑब्जेक्टिव, इसका बेसिक एम होता है कमर्शियल बैंक का कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या करें, प्रॉफिट करें। और इनका क्या होता है, द सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव। इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इनका क्या होता है कि वर्क इन द पब्लिक इंटरेस्ट। हम जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, हम उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर सकें, अपना काम कर सकें, ठीक है। पब्लिक डीलिंग में देखें, कमर्शियल बैंक जो डायरेक्टली डील करता है किसके साथ, पब्लिक के साथ, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है डील नहीं करता डायरेक्टली किसके साथ, पब्लिक के साथ, समझ गए। नंबर ऑफ बैंक्स, देयर आर ह्यूज नंबर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। हमारे कई सारे कमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया,
लेकिन देर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री, फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, RBI। आप सब समझ गए होंगे। ये क्या था, हमारा एक डिफरेंस था किसके बीच में, कमर्शियल बैंक और RBI के बीच में। चलिए अब हम समझते हैं कुछ हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और मतलब हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब सेंट्रल बैंक ये कब यूज़ करता है, जैसे हमारी सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी, जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ रही है, डिफ्लेशन आ रही है, या क्रेडिट की मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारी मार्केट में, उनको स्टेबल करने के लिए ये जो RBI होता है इन चीज़ों को यूज़ करता है। हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जो क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, फोकस किसका होता है, ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी पे इकोनॉमी में। सबसे पहला बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट रिफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द RBI lends द मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। इट रिलेट्स इंस्टेंट इमीडिएट लोन्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो होता है, जैसे बैंक रेट रिफर्स टू द रेट, ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो किसके द्वारा चार्ज करा जाता है, RBI लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को देने वाला उधार किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। उस पर जो चार्ज लगता है वो डिसाइड करता है कौन, सेंट्रल बैंक। ठीक है। इट रिलेट इंस्टेंट इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट टू द कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक को तुरंत लोन चाहिए तो उस पर मतलब रिलेट करता है उससे उनके इंटरेस्ट पे। समझ गए बैंक रेट क्या होता है। सेकंड, जो बैंक रेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है बैंक रेट, ये शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे एक रिजर्व रेपो रेट आएगा, हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म रेट बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू द सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट RBI ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। हमने एक फंक्शन पढ़ा था RBI का, सेंट्रल बैंक का, कि जो ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के, अब इसमें क्या करते हैं लोग तो ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट के एसेट्स होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करना कि वो तो आगे ना आगे चल के क्या होंगी, बढ़ेंगी। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है, अगर मंदी मतलब कोई भी वो आ गया, डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन, उन्हें क्या करनी है, कंट्रोल करनी है हमारी किसकी, क्रेडिट सिचुएशंस को। तो इसमें क्या करती है, वह सेलिंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज हो कौन सकती हैं, जैसे लाइक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, NSCCs, ये कुछ तरीके की हमारी सिक्योरिटीज हैं जो क्या करती हैं, सेल और परचेज करती हैं। इन दी ओपन मार्केट द RBI सोक लिक्विडिटी कैश फ्रॉम द इकोनॉमी एंड बाइंग द सिक्योरिटीज बाय द RBI रिलीज लिक्विडिटी। अब RBI क्या करती है, सोक कर लेती है, मतलब जब उन्हें कैश चाहिए होता है तो क्या करती है, इकोनॉमी में मतलब जो भी बैंक सिक्योरिटीज है वो क्या कर देती है, सेल कर देती है। अब जब उन्हें कैश नहीं चाहिए होता, जब उन्हें क्या करना होता है, मतलब इकोनॉमी में हमें क्या करना है, कैश पहुंचाना है, मतलब मनी की संख्या बढ़ानी है, तो क्या करती है, बाय कर देती, मतलब उससे क्या करती है, बेच देती है सिक्योरिटीज को, और उससे क्या होता है, उन पे पैसा आ जाता है, और जब परचेस करती है तो वहाँ मार्केट में क्या चला जाता है, हमारा पैसा चले जाता है। 10 इन्फ्लेशन इज करेक्टेड, जब महंगाई होती है तो वो क्या करती है, स्पेंडिंग द सिक्योरिटीज एंड सोकिंग लिक्विडिटी, वो क्या करती है, सिक्योरिटीज को क्या कर देती है, स्पेंड कर देती है, मतलब उसे खर्च कर देती, मतलब उसे बेच देती है, उसकी वजह से उस पर पैसा आ जाता है। इन्फ्लेशन, लोग क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं उस पर, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी मनी जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। और डिफ्लेशन में वो क्या करता है, बाय कर लेता है, मतलब डिफ्लेशन में जब जैसे हमारी महंगाई हो गई तो वो क्या कर लेता है, उसे बेच देता है, जैसे इसमें लिखा है वाइल डिफ्लेशन इज करेक्टेड बाय बाइंग द सिक्योरिटीज एंड रिलीजिंग, वो क्या करता है, सिक्योरिटी को खरीद लेता है और पैसा क्या कर देता है, मार्केट में पहुंचा देता है। उसकी वजह से जो डिफ्लेशन आती है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा जब वो परचेज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी हमारी। जब वो अब जब वो सेल करेगी, उल्टा हो गया, इससे डिफ्लेशन कंट्रोल होता है हमारा एंड इससे इन्फ्लेशन। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था
रेपो रेट, ये रेपो रेट है, ठीक है। रेपो रेट ये एक ऐसा रेट है जो आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफर करता है शॉर्ट पीरियड लोन्स के लिए। कमर्शियल बैंक बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट ऐसा कौन सा रेपो रेट होता है? द रेट एट विच आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफर शॉर्ट पीरियड बैंक लोन। हमने उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होता है जो हम उसमें, सॉरी वो लॉन्ग टर्म्स के लिए था, ये किसके लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए। जो ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, किसको, कमर्शियल बैंक को, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो उसमें डिसाइड होता है रेपो रेट में। हमने क्या पढ़ा था, चलिए हमने पढ़ा था बैंक रेट और ये रेपो रेट। बैंक रेट किसके लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। एक ही चीज होती है कि जो बैंक, वो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है किस पे, कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब महंगाई होती है तो क्या करता है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। जब इन्फ्लेशन होती है तो इंक्रीज कर देता है अपना रेपो रेट, उस पर चार्ज बहुत ज़्यादा लगा देता है। उसके वजह से डिस लोवर द डिमांड ऑफ क्रेडिट, अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इज द इकोनॉमी इज एट डिजायर्ड। उसके वजह से क्रेडिट लेने की लोगों की क्या हो जाती है, वो इच्छा रह जाती है कि हम अब नहीं लेंगे क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ड्यूरिंग डिप्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस्ड, अब उन पे इंटरेस्ट गिरा देते हैं जब डिफ्लेशन होती है। उसके वजह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि अब तो इंटरेस्ट हमें कम देना पड़ रहा है, हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, ठीक है। रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। इट इज कॉल्ड रिजर्व परचेज रेट। रिजर्व रेपो रेट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे अभी से, ठीक है। अब CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड कैप्ड विद द आरबीआई। ये एक ऐसा, इसे हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे ये एक व्यक्ति है, ये क्या है, एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सेंट्रल बैंक। ये आपका हो गया कमर्शियल बैंक, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसने डिपॉजिट करे 1000 रुपीज, ठीक है, किसमें, कमर्शियल बैंक में। अब सेंट्रल बैंक कहती है आपको एक रिजर्व रेशियो बना के चलना है कि 20% का, कि इस 1000 रुपीज़ का 10% तो तुम रखो और बाकी का 10% हमारे पास जमा करो। मतलब 100 रुपीज़ इस पे, 100 रुपीज़ इस पे, और जो बाकी का 800 बचा हुआ है उसे आप क्या कर दो, लोन पे दे दो, ठीक है। एक बार इस एग्जाम्पल को देखिए आप, ठीक है, देख लिया आपने। कमर्शियल बैंक पे 100 रुपीज़ आ गए, इस पे क्या आ गया, इस पे 100 रुपीज़। ये इनका कैश रिजर्व जैसे हो गया कितना, 20%। आप समझ गए कि 10% इनके पास होना चाहिए, 10% इसके पास रिजर्व होना चाहिए, बाद में कोई दिक्कत ना उसकी वजह से। चलिए, हमने पढ़ा कि इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द आरबीआई। ये फिक्स करा जाता है, आरबीआई इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी है उसे रेगुलेट करने के लिए ये परसेंटेज फिक्स करा जाता है। इन द इकोनॉमी व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज, जैसे आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो CRR लो कर देते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। एंड जब सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, रिड्यूस होती है, जैसे मनी रिड्यूस हो जाता है उसकी वजह से CRR क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं, ठीक है, समझ गए आप। 6th स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम SLR बोलते हैं, हमने अपने डायग्राम में भी यूज करता है, हमने जो हमारे पीछे टेबल बनी थी। एवरी बैंक रिक्वायर टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, SLR। SLR हम किसे बोलते हैं, हर बैंक के पास एक मेंटेन रहना चाहिए फिक्स परसेंटेज ऑफ एसेट्स, किसकी फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। दी लिक्विड एसेट्स किस में इंक्लूड होते हैं, कैश, गोल्ड, अनकम, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज,
दी रेट ऑफ SLR लाइक दैट CRR इज फिक्स्ड बाय द RBI। ये भी CRR के द्वारा जो SLR है वो फिक्स करा जाता है RBI के द्वारा। इस टाइम टू टाइम ये भी होता रहता है टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, जैसे हमें सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना है, डिक्रीज करना है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम। द सेंट्रल बैंक इंक्रीज SLR, वो SLR को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पैसा लोगों का कम होगा। अकॉर्डिंगली द फंड्स अवेलेबल फॉर CRR डिपॉजिट फॉर अ क्रिएशन क्रेडिट आर रिड्यूस, कन्वर्जली SLR इज रिड्यूस टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। ऐसी SLR को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई आपकी मार्केट में बढ़ जाएगी। फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट आर इंक्रीज, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, लास्ट हमारा ये टॉपिक है चैप्टर का, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल्स। अब कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जानते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर्ड लोन्स। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जानते हैं। बिजनेस एंड ट्रेडर्स गेट क्रेडिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक अगेंस्ट दिस सिक्योरिटी देयर गुड्स, बैंक नेवर गिव्स क्रेडिट इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, ऑलवेज पेज लेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अब जो भी आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो आपके कोलेटरल मतलब कोलेटरली कुछ लेती है, सिक्योरिटीज कुछ आपसे रखवाती है। आपका ऐसा नहीं कि आपने लोन मांगा तुरंत दे दे, ऐसा नहीं होता। आप लोन के बदले में कुछ चीज़ रखते हो और जो भी आप चीज़ रखते हो उसके बराबर वैल्यू की या उससे ज़्यादा वैल्यू का लोन नहीं मिलता, आपको उससे हमेशा कम वैल्यू का लोन मिलता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लोन इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब जो आप वैल्यू उसमें रखते हो सिक्योरिटी में और जितने का आप लोन लेते हो उसका जितना भी डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जैसे आपने 80 रुपीज़ का लोन मांगा और आपने चीज़ कितने की रखी है, 100 रुपीज़ की, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, इसी को हम बोलेंगे मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, लेकिन अब आपने लोन चुकाया नहीं, वो उस चीज़ को बेच के अपना लोन तो पूरा करेंगे, समझ गए। सो इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जब डिमांड के एक्सेस हो जाए मतलब एक्सेस डिमांड, जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी क्या होता है, लीडिंग टू इन्फ्लेशन, उसकी वजह से क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। सेंट्रल बैंक रेज मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है कि हमें अब ज़्यादा पैसा चाहिए, मार्जिन ज़्यादा चाहिए। अब डिस्करेज करता है बोरिंग्स को, बिकॉज इट्स मेक पीपल गेट लेस क्रेडिट्स अगेंस्ट देयर सिक्योरिटी। और लोग क्या करेंगे, कम लोन लेंगे क्योंकि उन्हें मार्जिन ज़्यादा देना पड़ा। आप क्यों दोगे, 100 के बदले आपको पहले 120 की चीज़ देनी पड़ रही थी, चलो समझ आता है। अब आपको 100 के बदले जब 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, 150 रुपये देने पड़ रहे हैं, आप लोन ही क्यों लोगे, समझ गए। अब डिफिशिएंट डिमांड में जब डिमांड की कमी होती है मतलब डिफ्लेशन, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिक्रीज करता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, दिस एनकरेज बोरिंग बिकॉज इट मेक पीपल गेट मोर क्रेडिट अगेंस्ट देन सिक्योरिटी। अब आपको 100 के बदले बस 105 रुपये देने पड़ रहे हैं, 105 रुपये की चीज़ रखनी पड़ेगा, क्या हो जाता है, हम ले लेते हैं लोन। समझ गई वाली सिचुएशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा क्या, मोरल सिचुएशन। अब मोरल सिचुएशन ये हमारे 2 वर्डों से बना हुआ है, एक तो सिचुएशन प्लस प्रेशर। अब जो सेंट्रल बैंक होता है, अब ये दादागिरी पर उतर आते हैं। आप कमर्शियल बैंक से पूछते नहीं है, इन्होंने बताते नहीं है। अब इन्हें साफ साफ कमर्शियल बैंक से कह देते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी बातें माननी पड़ेंगी और अपने को लोन साफ साफ बंद करना पड़ेगा देना। अगर आप नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेशरी भी आपको समझा सकते हैं। सिचुएशन मतलब अगर आप हमारी बात मान लें नॉर्मली तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको और भी तरीके आते हैं, मतलब प्रेशर, आपको हम प्रेशराइज भी कर सकते हैं। बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने क्या कह दिया, साफ साफ कह दिया आपको लोन देना क्या करना पड़ेगा, इसमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करनी है, कंट्रोल करनी है हमें क्रेडिट सिचुएशंस, ठीक है। मोरल सिचुएशन इंप्लाइज परसुएशन, परसुएशन से बना हुआ है या परसुएशन। रिक्वेस्ट, इन्फॉर्मल सजेशन, एडवाइसेस दी जाती है, अपील करी जाती है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, कि कमर्शियल बैंक से वो कॉर्पोरेट करें किसके साथ, जनरल मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के साथ। इस सिचुएशन में जो एक्सेस डिमांड होती है लीडिंग टू इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, अपील करते हैं क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन कम करने की, और इन सिचुएशन ऑफ लीडिंग टू डिफ्लेशन में क्या करते हैं, वो अपील करते हैं क्रेडिट टू एक्सपेंस करने की, मतलब क्रेडिट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, ठीक है। लास्ट क्या आता है हमारा, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, SCC। इसका मतलब क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर सेक्टर को मनी मतलब लोन देना बंद कर दोगे, कुछ ऐसे एक्सेप्ट सेक्टर्स होते हैं जिनमें मनी की जरूरत पड़े, जैसे एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर, इन्हें तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, हम कुछ सेक्टर छोड़ देते हैं। इन दिस मेथड द सेंट्रल बैंक्स कैन गिव डायरेक्शन। और इस वाले मोरल सिस्टम में इससे क्या होता है, डिस्करेज होती है हमारी क्या, लैंडिंग्स, डिस्करेज
लैंडिंग, ठीक है। इसमें आप गिव डायरेक्शन टू द कमर्शियल बैंक्स नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू गिव मोर क्रेडिट पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर। अब जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं हम उन्हें खाली लोन देंगे, समझ गए। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, जैसे हमारी किसकी डिमांड आएगी, इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आएगी तो जो सेंट्रल बैंक है क्या कर देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट पर्टिकुलरली ऐसे सेक्टर्स को दिया जाएगा जैसे स्पेक्टिविटी एक्टिविटीज, जैसे वाइफ ऑफ द एक्सेस डिमांड। इन अ सिचुएशन जब हमारी किसकी डिमांड होगी, डिफ्लेशंस की, तो क्या करेगा, द सेंट्रल बैंक्स विड्रॉन सेशनिंग ऑफ क्रेडिट और मेक एफर्ट्स टू एनकरेज क्रेडिट, वो क्रेडिट देने की कोशिश करेंगे। हम इसमें कुछ मेन हमारे टॉप प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम क्या देते हैं, लोन देते हैं, समझ गए। अब ये चैप्टर हमारा क्या होता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आपको अगर ये चैप्टर समझ आया, उसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा था, मनी क्रिएशन कैसे होता है, हमने फिर फंक्शंस पढ़े, उनके डिफरेंस भी पढ़ा कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में, फिर हमने उसके क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वो भी पढ़े, इसके मतलब रेट्स होते हैं, वो कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, उसे कैसे ठीक करते हैं, स्टेबल करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। आप सभी को मतलब समझ ही आ गए होंगे आई होप। वैसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एचडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया होगा, किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, मैं आपको वो दोबारा समझा दूंगा या उस पर अलग टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए हम अपनी मिलते हैं, बाय बाय।